फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग का लाइव क्लास शाम को 7 बजे 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए देखने को मिल रहा है। बिहार बोर्ड 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए। फ्रेंड्स, ये इसमें बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव परिक्रम से रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जा रहे हैं फ्रेंड्स। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कल 15 तक हो चुका था, आज 16 से देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और चैनल पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए। पहला है फ्रेंड्स कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, और कल ही हम बता चुके थे फ्रेंड्स, ठीक है, कि पादप में जो जाइलम होता है वह किसके लिए होता है। तो फ्रेंड्स, जाइलम से याद रखना जल, ठीक है, जा से जाइलम, जा से जल। तो जल का वहन करता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और पौधों में जो पादपों में जो होता है फ्लोएम फ्रेंड्स, वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ऊपर और नीचे दोनों, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, निःश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है, निःश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है फ्रेंड्स। तो ऐसा भी सवाल आप समझ सकते हैं, निःश्वासन द्वारा निकली हुई मतलब सांस के बाद जो निकलता है हवा, ठीक है, वो कौन सा रहता है उसमें। तो पता होगा फ्रेंड्स कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल क्या है, युगलिना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। सवाल क्या है कि युगलिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो फ्रेंड्स, क्या प्रसरण होता है, विसरण होता है, अवशोषण होता है या रसोरोहण होता है। तो युगलिना में पदार्थों के परिवहन के लिए फ्रेंड्स ये होता है विसरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। विसरण आप लोग समझ सकते हैं कि फैल जाता है धीरे धीरे। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, देखेंगे सवाल यहाँ पे कि निम्नलिखित में, सवाल क्या है समझेंगे फ्रेंड्स। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में जल का संवहन उत्तक है। अभी जस्ट पढ़ के गए थे, जो सवाल सिर्फ घुमा के पूछा गया फ्रेंड कि निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवहन उत्तक है, यानी जल को कौन लेकर के जाता है। तो फ्रेंड, जा से जल और जा से जाइलम। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है कि शरीर में रक्त पटिकाणु का मुख्य कार्य क्या है। आखिर रक्त पटिकाणु जो हमारे शरीर में है उसका मुख्य कार्य क्या है। क्या प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, या श्वसन गैसों का परिवहन करना, या रक्त के जमने में सहायक करना, या उत्सर्जन। क्या होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। तो ये था हमारे शरीर में रक्त पटिकाणु का मुख्य कार्य है फ्रेंड्स, रक्त पटिकाणु का मुख्य कार्य है रक्त के जमने में सहायता करना, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, जिसको हम लोग पंछा भी बोल देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जब कहीं कट छट जाता है तो आप लोग देखेंगे पानी जैसा वहाँ पे पदार्थ निकल जाता है जो खून को रोक देता है बहने से। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, यानी कहाँ से होता है ये पूछा गया फ्रेंड्स। तो ये कहाँ से होता है, मुख गुहा से शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है भोजन का पचना, क्योंकि मुंह में पाया जाता है लार, और लार से भोजन क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब गीला के रूप में होता है, तभी जाकर के अंदर वो जा पाता है। अगला सवाल है, दंत अस्थि क्षय का कारण है। अस्थि क्षय, क्षय मतलब होता है हानि, यानी दांत की हड्डी को क्षय होना, खराब होने का कारण क्या है। क्या मीठी चीज का खाना, या दांतों की सफाई न करना, या बैक्टीरिया द्वारा आम्ल का निर्माण होना, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग को आंसर इसका क्लियर हो गया होगा कि मीठी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो जिससे दांत अपक्षय होता है, दांत की सफाई ना करें उससे भी दिक्कत होता है, बैक्टीरिया द्वारा आम्ल का निर्माण करना उससे भी आपको दिक्कत होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल क्या है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। ध्यान समझिएगा, उत्सर्जी अंग नहीं है। फेफड़ा, क्या हम लोग फेफड़ा पाया जाता है। यकृत, बिल्कुल यकृत पाया जाता है। आग्नेयाशय और वृक्क, तो फ्रेंड्स वृक्क तो एक प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है, लेकिन आग्नेयाशय जो है वो उत्सर्जी अंग का काम नहीं करता फ्रेंड्स, ठीक है। एक ग्रंथि को स्रावित करता है लेकिन उत्सर्जित बाहर नहीं करता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऑप्शन क्वेश्चन चॉइस नंबर फ्रेंड्स, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, ये सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या सीरम कहते हैं, विमाणु कहते हैं, लसिका कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रक्त में हल्के पीले रंग की चिपचिपे द्रव को जो है प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, फुफ्फुंद शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती है। सवाल है फ्रेंड्स कि फुफ्फुंद शिराएं जो होती है हृदय के किस वेश्म में खुलती है।
ये बताना है फटाफट से। तो ये खुलती, याद रखेंगे, फफूंद शिराएं फ्रेंड्स ये कहाँ खुलती है? तो फ्रेंड्स ये बायां अलिंद में खुलती है, याद रखेंगे, बायां अलिंद में फफूंद शिराएं खुलती है। एक वो याद हो जाएगा, बाकी सब याद हो जाएंगे, ठीक है। एक वो आपको हम याद करेंगे, फफूंद शिरा जो होता है वो बायां अलिंद में खुलता है शिरा। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? यानी रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को, मशीन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है सिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, सिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, सिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? फ्रेंड्स अभी जस्ट इसके पहले आया था, वृक्क उत्सर्जन का भाग था, तो वृक्क किस जैव उर्वरक का हिस्सा है? तो ये उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन का एक हिस्सा है फ्रेंड्स, ठीक है, मूत्र का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया जो है फ्रेंड्स रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में जो है यकृत से प्रवेश कर जाती है। क्या से? यकृत से। ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जिनको याद है बहुत अच्छा, जिनको याद नहीं है सभी के सभी याद कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा कन्फर्म है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, क्या गोंद है, टैटिन है, रेजिन है, इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स पौधे के सभी वो उत्सर्जी अंग है, गोंद भी है, टैनिन भी है और रेजिन भी है, ठीक है, तो उत्सर्जी अंग सभी हैं। अगला सवाल है 30 का, रेजिन किस पौधे के उत्सर्जी अंग है? रेजिन जो है फ्रेंड्स अभी जान गए कि रेजिन भी क्या उत्सर्जी पदार्थ है, तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? क्या बबूल से रेजिन प्राप्त होता है, कनेर से, पीपल से या चीड़ से? ये बताना फ्रेंड्स। रेजिन जो प्राप्त होता है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तो आपको ये 15 से 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, यानी टोटल 15 क्वेश्चन हुआ। आप लोग जरा बताएं कि 15 में टोटल कितना सही हुआ आप लोग का, और जिनको याद नहीं है याद कर लीजिएगा, ठीक है। एवरीडे क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एवरीडे शाम को 7 बजे जुड़ जाए कीजिए। धन्यवाद।